शुरू करते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट सेकंड लेवल एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा ऑप्शन है मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा ऑप्शन है चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन। चौथा ऑप्शन है चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो निशान लगा हुआ है पहले ऑप्शन पर, ये आपका राइट आंसर होगा। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी के फेफड़े इसलिए कहा जाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। पहला ऑप्शन है गंगा नदी बेसिन। दूसरा ऑप्शन है मिसिसिपी नदी बेसिन। तीसरा ऑप्शन है नील नदी बेसिन। चौथा ऑप्शन है अमेजन नदी बेसिन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन है। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में है। इसका अपवाह क्षेत्र 70,50,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये ब्राज़ील में है और ब्राज़ील एक दक्षिण अमेरिका का देश है और इसका जो अपवाह जो क्षेत्र है वो 70,50,000 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन, मलोका क्या है। एक जनजाति। दूसरा ऑप्शन है एक वन्य पशु। तीसरा ऑप्शन है एक प्रकार का घर। चौथा ऑप्शन है मलक्का का निवासी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, एक प्रकार का घर होता है मलक्का। मलोका एक प्रकार का घर है। इस प्रकार के घर का प्रयोग कोलंबियन जनजाति द्वारा किया जाता है जो उत्तर पूर्वी पेरू में निवास करती है, कोलंबिया के अंदर। चौथा क्वेश्चन, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग और उनका नवीकरण करना संसाधनों का प्रबंधन करना कहलाता है। पहला ऑप्शन है संसाधन संरक्षण। दूसरा ऑप्शन है संसाधन प्रबंधन। तीसरा ऑप्शन है सतत पोषणीय विकास। चौथा ऑप्शन है विकास प्रबंधन। आपका राइट आंसर है संसाधन प्रबंधन। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन प्रबंधन कहा जाता है। इसके अंतर्गत संसाधनों की अभिवृद्धि का प्रयास किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, रक्षक मेखला खालिस्तान की एक विधि है। जल संरक्षण की, मृदा निर्माण की, बागवानी की, मृदा संरक्षण की। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मृदा संरक्षण की रक्षक मेखला एक विधि है। इसमें इस विधि में क्या होता है, इसमें मृदा संरक्षण की जो विधि है, इस विधि में मृदा को संरक्षित करने हेतु बॉर्डर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं जिनसे उनका बहाव नहीं होता। बोर्ड मैड या फिर आड़ी तिरछी रेखाएं, इनसे बहाव नहीं होता मृदा का और मृदा सुरक्षित रहती है। छठा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक खालिस्तान पुरा स्थल है। तो भीमबेटका पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक, सूक्ष्म पाषाणिक। आपका राइट आंसर है पुरापाषाणिक पुरा स्थल है मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका। यहाँ से प्राचीन ऐतिहासिक काल की चित्रकला के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सातवां क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, इंद्र वरुण तथा रुद्र, अग्नि इंद्र तथा सोम, अग्नि इंद्र तथा विष्णु। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, अग्नि इंद्र तथा सोम। ये 3 देवता विशेषकर ऋग्वेद के काल में प्रमुख थे। इंद्र तथा सोम प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र का 250, अग्नि का 200 तथा सोम का 144 सूक्तों में उल्लेख मिलता है। आठवां क्वेश्चन है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। अब भारत आर्य, भारत यूरोप, भारत यूनान, भारत अरब। आपका राइट आंसर है भारत आर्य। यहाँ पर देखते हैं सबसे अधिक 250 अग्नि देवता का यहाँ पर प्रमुखता से सूक्तों में वर्णन है, उल्लेख है। तो संस्कृत जो भाषा है वो भारत आर्य भाषा परिवार का हिस्सा मानी जाती है और ये आर्यों की भाषा संस्कृत की। 9वां क्वेश्चन है, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था पूर्व में। पहला ऑप्शन है इनाम गांव। दूसरा ऑप्शन मेहरगढ़। तीसरा ऑप्शन बुरजहोम। चौथा ऑप्शन भीमबेटका। आपका राइट आंसर होगा इनाम गांव में।
इसमें क्या था, उत्तर की तरफ सिर कर कर दफनाया जाता था। इमामनगर नामक ताम्रपाषाण काल का ये स्थल है और इसमें जो व्यक्ति मर जाता था उसको उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। इस चीज़ के वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं और ये जो स्थान है वो इनाम गाँव महाराष्ट्र में स्थित है। 10वां क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है। तो इसको तृष्णा को तृष्णा ही बताया गया है। पहला ऑप्शन पिपासा, दूसरा तन्हा, तीसरा तृष्णा, चौथा तीव्र इच्छा। क्वेश्चन में इसका आंसर है कि बुद्ध के द्वारा जो लालसाएं थी और जो इच्छाएं थी उनको तृष्णा बताया गया। बुद्ध द्वारा लालसा व इच्छाओं को तृष्णा बताया गया। उनके अनुसार दुख उत्पन्न होने का प्रमुख कारण अविद्या तथा तृष्णा है। तो दुख जहाँ से बुद्ध के अनुसार दुख जो उत्पन्न होता है वो दुख के कारण और तृष्णा के कारण, अविद्या के कारण और तृष्णा के कारण होता है। तृष्णा की आसक्ति या राग का उद्भव होता है और रूप, शब्द, गंध, रस आदि आसक्ति के कारण है। और इसका रीजन बता दिया नीचे। गंध, रस, शब्द, रूप। शब्द किसी को अगर यहाँ पर हम अब शब्द बोलते हैं तो उसको आसक्ति होगी और उसको दुख होगा, तृष्णा होगी। ऐसे ही रस है, गंध है, गंध भी एक ये तृष्णा वाला शब्द है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 तृष्णा। 11वां क्वेश्चन है, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है। ब्रांड को एक अलग पहचान मिल जाती है। पहला ऑप्शन इनकी बिक्री बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, तीसरा ऑप्शन उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, चौथा ऑप्शन उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो आपका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न अपनी एक पहचान, एक नाम मिल जाती है। उत्पादों को ब्रांडिंग करने बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से उसे अलग किया जाता है। क्या होता है, ब्रांडिंग करके उत्पादों को दूसरे ब्रांडों से अलग किया जाता है जिससे उसकी पहचान सुनिश्चित होती है। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान के अंतरात्मा कहा जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड। चौथा ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना। आपका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसी को इसकी अंतरात्मा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना या फिर इसको उद्देशिका भी कहा जाता है, इसको संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। संविधान की व्याख्या करते समय जब किसी मामले में कोई निर्णय नहीं हो पाता तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1 भी नहीं, दूसरा में 4, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 12 है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। ये सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। 14वां क्वेश्चन है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है, किस आधार पर। दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर। तो इसमें सबूतों के आधार पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश किसी भी मुकदमे पर निर्णय सबूतों या फिर साक्ष्यों के आधार पर देता है। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। तो जगन्नाथ पंथ पर आदिवासी प्रभाव दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है वेंकटेश्वर, दूसरा ऑप्शन है जगन्नाथ, तीसरा ऑप्शन विश्वनाथ, चौथा ऑप्शन है अमरनाथ। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जगन्नाथ पंथ पर आदिवासी प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। इसमें तंत्र मंत्र, बलि आदि पर विशेष बल दिया जाता था या भी जाता है। आपको 16वां क्वेश्चन है, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। स्वस्थ शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। आपका राइट आंसर होगा 3rd ऑप्शन, यानी सुरक्षित पेयजल द्वारा हैजा, पेचिश, दस्त जैसी बीमारी को रोका जा सकता है। ये सभी बीमारियां दूषित जल से होती हैं, जो दूषित जल के सेवन से होती हैं। इसलिए अगर शुद्ध जल का इस्तेमाल किया जाएगा तो इन बीमारी से बचा जा सकता है। 17वां क्वेश्चन, सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसे समय पर। पहला ऑप्शन है इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है न्यायिक सक्रियता, जुडिशल एक्टिविज्म के लिए दलील दें। चौथा ऑप्शन है उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंत क्रियाओं का आयोजन करें। ये उपदेशात्मक जो उपदेशात्मक होता है यानी उपदेश देना
ऐसी जो क्रियाएं होती हैं यानी अपनी बात को थोपना, उससे बेहतर ये है कि बच्चों के सामने ऑप्शन रखे जाएं, वस्तुनिष्ठ तरीके से उनके सामने बात को रखा जाए। सरकार में इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की ओर ले जाती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ करनी चाहिए, उपदेशात्मक क्रियाओं का भी, पर उनकी तुलना में वस्तुनिष्ठ अंत क्रियाओं का आयोजन अधिक करना चाहिए। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? पहला ऑप्शन परिवार, दूसरा टेलीविज़न, तीसरा विद्यालय, चौथा। तो टेलीविज़न एक ऐसा साधन है जिसको लेकर के अनेक वैज्ञानिकों के अलग अलग अपनी विविधता है विचारों में। टेलीविज़न एक ऐसा कारक है जो विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। इससे समाज विज्ञानी भी प्रभावित होते हैं। इसके माध्यम से विभिन्न समाज विज्ञानियों की संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? जो शिक्षा से संबंधित जो गतिविधि होती हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा में, उन गतिविधियों के लिए समय को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सर्वोत्तम बताना है। पहला ऑप्शन है सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना। दूसरा ऑप्शन है नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी विद्यार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। तीसरा ऑप्शन है रुचि बनाए रखने हेतु दिया जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना। चौथा ऑप्शन है ठीक पाठ योजना के प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करना। आप पर आइटम्स यहाँ पर यानी बच्चों के लिए नए विषय देंगे और उन पर वो विषय इसलिए देंगे ताकि बच्चे उन पर चर्चा कर सकें, और इसमें उसके बाद क्या होगा, इसमें अलग अलग हम परियोजनाएं देंगे विद्यार्थियों के लिए। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि नए विषयों पर सभी विद्यार्थियों को अलग अलग परियोजना देना तथा उन विषयों पर पहले से कोई चर्चा न होनी चाहिए, यानी नया विषय प्रत्येक विद्यार्थी पर अलग अलग होना चाहिए और उनकी पहले से कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए उन विषयों की। 20वां क्वेश्चन है, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वो जानना चाहती है कि उन्होंने कारगिल युद्ध में कौन कौन सी कठिनाइयाँ झेली। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जानने के लिए जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? पहला ऑप्शन है गौण स्रोत, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक बयान करने वाले, तीसरा ऑप्शन है आंतरिक स्रोत, चौथा ऑप्शन है प्राथमिक स्रोत। तो आपका राइट आंसर होगा प्राथमिक स्रोत, क्योंकि वहाँ पर फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है। क्योंकि कारगिल युद्ध में शामिल सैनिकों छात्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इंटरव्यू किया जा रहा है, इसलिए ये सैनिक प्राथमिक स्रोत कहलाएंगे।